हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? जो अर्थव्यवस्था होती है हम उसके प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम अलग अलग आधार पे अलग अलग चीज़ों के मतलब अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, अलग अलग आधार पे। जैसे नियंत्रण के आधार पे पढ़ेंगे, विकास के आधार पे पढ़ेंगे, विदेशी संबंधों के आधार पे पढ़ेंगे। तो इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज आगे की स्लाइडों में क्या क्या है। ये आपको दिख रहा होगा, ये सारा कुछ आपकी आगे की स्लाइडों में है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी जो क्लासें हैं, जैसे कि संपूर्ण इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, आपकी पूरी की पूरी क्लासें आपकी कंप्लीट हैं, जिसकी मैंने मैराथन क्लास भी बनाई है। संपूर्ण प्राचीन इतिहास की, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की और आधुनिक इतिहास की भी मैराथन क्लास मैंने बना दी हैं। उसके बाद मैंने भारतीय भूगोल की मैराथन क्लास बना दी हैं। जो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मैराथन क्लास मिल जाएंगी। हिस्ट्री की अलग मैराथन क्लास, भूगोल की अलग हैं, और आपकी पॉलिटी की भी मैराथन क्लास आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप पूरा का पूरा पॉलिटी एक ही बार में कवर कर सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, अर्थव्यवस्था के प्रकार। लेकिन इससे पहले, ये टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक थोड़ा सा और समझा देता हूँ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत। इनको हम पढ़ लेते हैं। ये बहुत मतलब बेसिक आपके क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं अर्थव्यवस्था के। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी इनको कहते हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था के प्रकार वाले उस पर चलते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी में क्या है, जैसे कि आपका एक सिद्धांत आता है मांग। मांग क्या होती है? डिमांड। आपने डिमांड एंड सप्लाई खूब पढ़ेंगे आप। इकोनॉमी का पूरा जो सिस्टम है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही टिका है, डिमांड एंड प्राइस पे टिका है। तो ये डिमांड क्या होती है, ये जो मांग होती है वो क्या होती है? मांग देखिए क्या होती है, कोई भी किसी भी चीज़ की अगर मांग डेवलप हो रही है तो उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उस जिस चीज़ की मांग हो रही है उसके लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए, और आपकी क्रय क्षमता भी होनी चाहिए, परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसको ख़रीद पाओ। तब जाके मांग आपकी क्या होती है, क्रिएट। जैसे कि आपको कोई शर्ट लेनी है, शर्ट की आपको डिमांड है, तो आपको इच्छा होनी चाहिए शर्ट की, और आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, आप उसको खरीदने के लायक, मतलब आपके पास वो आपके पास क्या है, एक तरीके से पैसा होना चाहिए जिससे आप खरीद सकते हैं। तब ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी क्या करती हैं, ये मांग का निर्माण करती हैं। इच्छा और क्रय क्षमता को मिला के आपकी क्या बनती है, मांग जनरेट होती है। अब इस मांग से आपके क्या है, आपका एक आपने कॉन्सेप्ट सुना है, डिमांड एंड सप्लाई। मांग और आपूर्ति, ये दो आपके सिद्धांत हैं। और ये दो ऐसे सिद्धांत हैं, जब भी एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, डिमांड एंड सप्लाई में मैंने दो चीज़ों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपकी डिमांड है, इधर आपकी सप्लाई है। अब डिमांड वाला एरो मैंने क्या किया है, ऊपर किया है, और जैसे ही डिमांड आपकी बढ़ेगी, किसी भी चीज़ की मांग आपकी जैसे ही बढ़ेगी, तुरंत उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने का मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब उस चीज़ की सप्लाई कम होने का मतलब है, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिमांड आपकी बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको समझिए। देखिए, जैसे कि आलू की अगर मांग बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा आलू की मांग बढ़ने लगे, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में आलू क्या हो जाएगा, उसकी आपूर्ति कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। आप मार्केट में ढूंढते फिरेंगे और आलू ढूंढे से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मांग इतनी ज़्यादा है कि जो भी आ रहा है ले रहा है, जो भी आ रहा लेते जा रहा है। तो मांग इतनी हो रही है कि लोगों के लिए वो पूर्ति नहीं पड़ रही है। क्या है मतलब, आपूर्ति का मतलब यही है कि चीज़ का पूर्ति पड़ना, पूर्ति कम हो जाना। जब भी किसी चीज़ की मांग होती है तो उस चीज़ की पूर्ति कम होने लगती है, और मांग बढ़ती ही तभी है जब उसकी आपूर्ति कम होती है। वैसे आपकी मांग बढ़ती ही नहीं है। अगर मांग बढ़ती है इसका मतलब क्या है, आपूर्ति कम है। जैसे कि आप ऐसे समझिए, जैसे कि यहाँ पे 100 व्यक्ति हैं। अब 100 व्यक्ति हैं, अब 100 व्यक्ति जो हैं, 100 व्यक्तियों को क्या चाहिए, सबको चाहिए क्या है, इन सबको एक एक क्या है, शर्ट लेनी है। लेकिन शर्ट आपके पास कितनी है, मात्र 10 शर्टें हैं दुकान पे। तो अब क्या हो गई, 100 व्यक्ति मांग कर रहे हैं और हैं उपलब्ध आपूर्ति कितनी है, 10 ही है। तो आपूर्ति कम है और मांग क्या है,
ज़्यादा है। अगर यही आपका उल्टा हो जाए, यही आपका क्या है उल्टा हो जाए कि मांग जो 100 लोग कर रहे थे, जो 100 लोग थे मांग करने वाले, अगर उनमें से मान लिया अब किसी को भी शर्ट नहीं चाहिए, किसी को भी शर्ट नहीं चाहिए, तो मतलब क्या है आपूर्ति क्या है आपकी वही ज़्यादा होगी। किसी को चाहिए ही नहीं तो आपूर्ति क्या है वो स्टॉक में लगी रहेगी। तो ये क्या है आपका क्या है, जैसे कि आलू की मांग बढ़ने पर आलू की आपूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही आपकी क्या है, अगर डिमांड आपकी कम हो जाए, क्या है डिमांड आपकी कम हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे कि आलू की मांग घटने लगे, आलू को आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट में आप जाइए कि मतलब क्या होता है कि अभी आप जाएंगे, मान लिया कि 10 रुपये किलो आलू मिल रहा है, मान लिया कि 10 रुपये किलो आलू मिल रहा है, अगर उसकी मांग बढ़ गई तो वही आलू क्या हो जाता है 20 रुपये किलो हो जाता है। लेकिन उसकी कोई मांग ही नहीं है, कोई उसे पूछ ही नहीं रहा है, तो वो आलू जो 10 रुपये किलो था वो आपका क्या है 20 रुपये किलो हो जाता है। मतलब क्या है उसकी आपूर्ति क्या है बढ़ रही है, लोगों के पास स्टॉक है। लोग कहते हैं कैसे भी बिके तो 20 का 10 में जाए लेकिन बिके, मतलब क्या उनके पास आपूर्ति बहुत ज़्यादा होती है। मतलब डिमांड अगर नीचे आएगी तो आपूर्ति, इनका सीधा सीधा संबंध यही है कि डिमांड अगर बढ़ेगी आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति अगर बढ़ेगी तो डिमांड आपकी कम होगी। अब नीचे एक और आपका कॉन्सेप्ट है इसी से संबंधित, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे डिमांड और प्राइस, मांग और कीमत। मांग और कीमत का क्या रिलेशन है आप पे, मतलब अपने आप में, तो इनका एक रिलेशन ये है कि जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। जैसे कि आलू की अगर मांग बढ़ने लगे, जैसे कि मान लिया आलू मार्केट में 10 रुपये किलो बिक रहा है, अब उसकी क्या है मांग आ गई है, मांग बहुत ज़्यादा। अभी आपने देखा होगा कि टमाटर की एक टाइम पे मांग बहुत, मतलब कीमतें बढ़ रही थी, क्योंकि टमाटर आपका क्या था उसकी आपूर्ति कम हो गई थी। ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से आपके कनेक्टेड हैं। आपूर्ति मतलब टमाटर मिल ही नहीं रहा था, तभी उसकी क्या हो गई थी आपूर्ति कम हुई, तो लोगों ने उसकी डिमांड की कि टमाटर लाओ, कहीं से भी लाओ टमाटर लाओ। उसकी मांग बढ़ रही थी और टमाटर मिल ही नहीं रहा था, और जब वो मिल ही नहीं था और डिमांड बढ़ रही थी, और डिमांड बढ़ रही थी तो उसके क्या है प्राइस भी बढ़ रहे थे। जो टमाटर आपका क्या है 40-50 रुपये किलो मिलता था वो 200, 250, 300 किलो रुपये तक आपका बिक रहा था। तो ये क्या है, ये डिमांड जब भी बढ़ेगी तो प्राइस भी आपका क्या है बढ़ता है। जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये आपका क्या है, इसका क्या है सीधा सीधा संबंध होता है डिमांड एंड प्राइस का। और अगर डिमांड आपकी कम हो गई तो आपका क्या है प्राइस अपने आप कम होगा। जैसे कि आलू 20 रुपये किलो आपका मार्केट में बिक रहा था, अब उसकी कोई मांग ही नहीं, घर घर में आलू हैं तो उसकी मांग ही नहीं रह गई लोगों के पास, सबके पास अपने खेतों में मौजूद हैं तो वो मांग ही नहीं कर रहे, तो वो जो मांग है वो घटने लगी तो उसका क्या है प्राइस भी आपका क्या है घट जाएगा। तो ये होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई और डिमांड एंड प्राइस का। ये सबको पता है, ये हर एक व्यक्ति को पता है इसका कॉन्सेप्ट। बस जब आपका थ्योरी मतलब सिद्धांत रूप में जब आता है तब हम सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं उल्टा हो जाए। वैसे सबको पता है, सब आपके जनरल लाइफ में सब सारी चीज़ें ये यूज करते हैं और सबको इसके बारे में नॉलेज रहता है। अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, क्या है अर्थव्यवस्था के प्रकार। इनको हम क्या है नियंत्रण के आधार पे देखेंगे और विकास के आधार पे देखेंगे और विदेशी संबंधों के आधार पे देखेंगे। तो ये 2 टाइप के आपके क्या होते हैं, मतलब 3 टाइप के आपके क्या होते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार आपके होते हैं। वैसे तो और भी हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं उसी के रूप में देखेंगे। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल के आधार पे, विकास के आधार पे और विदेशी संबंधों के आधार पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप कंट्रोल के आधार पे यानी नियंत्रण के आधार पे समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 टाइप की आपकी इकोनॉमी होती है। विकास के आधार पे एक तो आपकी विकसित अर्थव्यवस्था होती है और एक आपकी होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। वैसे एक और होती है जो अविकसित होती है, लेकिन अविकसित और विकासशील लगभग एक जैसी होती हैं, हालांकि डिफरेंस होता है। उसको अंडर डेवलप्ड बोलते हैं और ये डेवलप्ड और डेवलपिंग बोलते हैं। फिलहाल तो विकास के आधार पे यही 2 आपकी बहुत ज़्यादा प्रचलित होती हैं, तो इन्हीं को आप याद रखने की कोशिश करें। तो ये आपकी क्या है विकास के आधार पे एक तो विकसित और एक आपकी क्या है विकासशील, 2 इकोनॉमी होती हैं। और विदेशी संबंधों के आधार पे आपकी एक तो खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी और एक आपकी क्या है बंद इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी आपकी होती हैं 2। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे नियंत्रण के आधार पे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था,
नियंत्रण के आधार पे आपको पढ़ना है, यानी कि बेस्ड ऑन कंट्रोल, कंट्रोल के आधार पे आपकी जो इकोनॉमी है वो कितने प्रकार की है। तो मैंने आपको बता ही दिया 3 टाइप की हैं। एक तो आपकी क्या है, समाजवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, ये इस पे कंट्रोल किसका होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। देखिए इस पे क्या होता है, राज्य, इसको राज्य अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, क्या, स्टेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। और इस पे जो मूल्य निर्धारण, मतलब इसका जो निर्धारण है, कंट्रोलर है, उसका सरकार के पास इसका नियंत्रण होता है। किसके पास इसका नियंत्रण होता है, सरकार के पास। सरकार ही इसमें क्या है, कंट्रोल रखती है पूरी की पूरी इकोनॉमी पे। जो जैसे कि किसी भी चीज़ के प्राइस कितने रखने हैं तो वो सरकार डिसाइड करेगी, किसी भी चीज़ के प्राइस घटाने हैं सरकार डिसाइड करेगी। इसमें किसी भी निजी व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होता है। और ये जो अवधारणा है ये कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल से ली गई है। इसके मतलब जो जनक हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के, जो एक तरीके से मैं बोलूँ, ये किसने दिया था समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। और कार्ल मार्क्स कौन हैं, ये आपके बहुत बड़े एक आपके क्या हैं, सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट बोले तो समाजवादी आपके हैं। और इन्होंने पुस्तक अपनी लिखी है दास कैपिटल, इनकी बहुत फेमस बुक है दास कैपिटल। वैसे एक रूसो की भी एक पुस्तक ऐसी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इनको आप याद रखना। जैसे कि दास कैपिटल आपकी किसकी, कार्ल मार्क्स की। और उत्पादन के साधन पर किसका इसमें अधिकार होता है, नियंत्रण होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र बोले तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बोले तो सरकार का नियंत्रण इस पे होता है। किसका होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित होती हैं। उद्देश्य समाज कल्याण इसका होता है, सोशल वेलफेयर होता है, समाज में लोगों का भला करना, लोगों की गरीबी की दूर करना, लोगों में असमानता को दूर करना, लोगों के लिए एक बेहतर समाज की संकल्पना का मतलब निर्धारण करना। ये सारी चीज़ें इनका क्या होता है, समाजवादी मतलब इसका होता है लोगों में समानता लाना। अगर कोई गरीब है तो उसको क्या है, आर्थिक सहायता देके उसको समाजवादी कल्याण, मतलब जो समाज सोशल जो आपकी क्या होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उनके थ्रू उनको क्या है, विकसित करना, इकोनॉमिक उनको लाभ पहुंचाना। जिसमें आपने देखा होगा कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, पीएम किसान सम्मान निधि हैं। ये बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो क्या होती हैं, समाजवादी आपकी अर्थव्यवस्था के क्या हैं, एक तरीके से ये मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी को आपकी क्या होती हैं, ये जन्म देती हैं। अब साम्यवादी एक अर्थव्यवस्था होती है, ये भी बिल्कुल समाजवादी ही की तरह होती है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें जो है सारा कुछ वही होता है, सारा कुछ समाजवादी की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा तानाशाही देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें आपका नियंत्रण क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का ही होता है। और ये कहाँ पे है, चीन, उत्तर कोरिया, ये आपको देखने को मिलेगी। और सरकार का स्वरूप आपका क्या है, इसमें तानाशाही रहता है, क्या रहता है आपका, डिक्टेटरशिप वाला आपका क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन ये जो आपका है समाजवादी, इसमें क्या है, सोशल वेलफेयर को क्या है, की पॉइंट रखा जाता है। ये जो आपका पॉइंट है सोशल वेलफेयर की पॉइंट, इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे की पॉइंट है समाज कल्याण, ये आपको याद रखना है। और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है वो आपका क्या है, रूस है। कौन है, रूस है। रूस में आपकी क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। वहीं से ये आपका कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान आपके वहीं से आपके निकले हैं, तो उन्होंने ही इसकी वहाँ पे स्थापना एक तरीके से डेवलपमेंट किया था। आगे बढ़ते हैं, अगली अर्थव्यवस्था को देखते हैं, क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये उदारवादी आपकी क्या है, अर्थव्यवस्था है। कैसी है, उदारवादी। जबकि वो कौन सी थी, आपकी स्टेट इकोनॉमी थी, राज्य इकोनॉमी थी। ये आपकी उदारवादी यानी कि लिबरल इकोनॉमी इसको कहते हैं। और ये बाजार अर्थव्यवस्था होती है, यानी मार्केट इकोनॉमी इसको बोलते हैं। इसमें जो मूल्य का निर्धारण होता है ना, वो बाजार करता है। बाजार बोले तो एक तरीके से इसमें निजी व्यक्ति का आपका क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे इसमें नियंत्रण किसके हाथ में होता है, निजी क्षेत्र का, यानी प्राइवेट क्षेत्र का, प्राइवेट व्यक्ति का, प्राइवेट पर्सन का, किसी व्यक्ति विशेष का इसमें क्या होता है, आपका कंट्रोल होता है। जैसे कि आपकी क्या है, जियो एक कंपनी है, तो जियो आपकी क्या है, कंपनी है, वो किसकी है, आपकी
वो एक प्राइवेट पर्सन की व्यक्ति है, प्राइवेट मतलब व्यक्ति की कंपनी है। उस पे जितने भी अधिकार हैं वो प्राइवेट व्यक्ति के, वो चाहे अपने रिचार्ज के कम पैसे कम कर दे, ज़्यादा कर दे, सारा कुछ उसी के हाथ में है। एक बीएसएनएल है जो आपकी गवर्नमेंट है, वो उसमें क्या है, वो आपकी क्या है, गवर्नमेंट है, जो एक तरीके से उसके आपने देखे होंगे रिचार्ज के पैसे कम रहते हैं, उसकी जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ता है। उसका मतलब क्या है, वो लोगों में समाज कल्याण की भावना को विकसित करना चाहता है, लोगों का समाज कल्याण करना चाहता है। लेकिन जियो का क्या है, मेन मोटिव अपना क्या है, प्रॉफिट कमाना है। उनका उद्देश्य क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। ये जो प्राइवेट जो भी आपकी कंपनियां हैं, जो भी आपके सेक्टर हैं, प्राइवेट जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उनका सीधा सीधा संबंध क्या है, अर्न प्रॉफिट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है मोर एंड मोर अर्न प्रॉफिट, इसका मतलब होता है। और एडम स्मिथ ने इसके लिए एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था। ये लेजर फेयर की नीति पे काम करता है। क्या ये लेजर फेयर की नीति पे काम करता है। लेजर फेयर एक सिद्धांत होता है आपका, एडम स्मिथ ने दिया था, और इसका मतलब होता आहस्तक्षेप का सिद्धांत। क्या होता है सर, आहस्तक्षेप का सिद्धांत। आहस्तक्षेप का सिद्धांत क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो भी आपकी प्राइवेट और आपकी क्या होती हैं, निजी आपकी क्या है कंपनियां हैं, निजी आपके उद्योग हैं, निजी आपकी जो भी चीज़ें हैं, उनमें सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकार अगर उसमें हस्तक्षेप करेगी, सरकार अगर अपने तरीके से उसमें क्या करेगी, उसके रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, तो फिर ये लोग क्या हैं, ये लोग ये मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो ये कहती है लेजर फेयर का सिद्धांत इसमें काम करना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अपना क्या है की पॉइंट होता है। और इसमें अर्न प्रॉफिट इसमें क्या है, मैन आपका क्या होता है, फैक्टर होता है। अब ये जो अर्थव्यवस्था है, जैसे कि आपकी अमेरिका की, कनाडा की, ये जो डेवलप्ड कंट्री है ना, जो डेवलप कर चुकी हैं, विकसित आपकी जो कंट्री हैं, उनमें ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उनका मेन मोटिव भी है पैसा कमाना, अपने आप को डेवलप करना। तो ये इनका होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी एक और इकोनॉमी है जिसको हम पढ़ते हैं, क्या है, मिश्रित इकोनॉमी। क्या है, मिश्रित इकोनॉमी आपकी है। अब मिश्रित इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें आपकी समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिला दिया जाए, वो आपकी कहलाती है मिश्रित इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे ये चीज़ ये मतलब ये गलती से रह गया है, इसको क्या कहते हैं, ये आपकी क्या है, मिश्रित इकोनॉमी है। और इस पे जो नियंत्रण होता है ना, ये वाला आप फैक्टर आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको क्या कहते हैं, इस पे भाई, इसको समाजवादी और पूंजीवादी को मिक्स आपकी मिश्रित इकोनॉमी कहते हैं। इसको स्टेट और आपकी क्या है, निजी इकोनॉमी भी कहते हैं। अब ये इस पे जो नियंत्रण है दोस्तों, वो आपका किसका है, नियंत्रण इस पे है, इस पे जो आपका नियंत्रण है वो आपका निजी क्षेत्र का है। किसका है, निजी क्षेत्र का, और आपका सार्वजनिक क्षेत्र का, दोनों का इस पे नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र जैसे कि आपका प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि इनका जो मेन मोटिव होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, इनका मेन मोटिव होता है लाभ कमाना, अर्न प्रॉफिट। और जो सार्वजनिक आपका क्षेत्र होता है, पब्लिक सेक्टर, उसका जो मेन मोटिव होता है वो समाज कल्याण, यानी कि सोशल वेलफेयर आपका क्या है, इनका मेन आपका मोटिव होता है। अब निजी क्षेत्र में आप देखें, जैसे कि जियो आपकी एक कंपनी है, और प्राइवेट सेक्टर वो क्या बोलता हूँ, पब्लिक सेक्टर में आप देखें, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो बीएसएनएल। अब बीएसएनएल और जियो, इनका मोटिव क्या है, जो बीएसएनएल का है वो अपने रिचार्ज, अपनी जो भी स्कीम्स हैं बहुत सस्ती रखती है, जबकि जियो है, एयरटेल है, इनकी क्या है, सारी चीज़ें अपनी स्कीम्स जो हैं थोड़ी क्या होती हैं, कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव है अपना क्या है, लाभ कमाना, और जबकि इनका मकसद होता है समाज कल्याण करना। और इसका जो एग्जाम्पल है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, ये भारत में आपको देखने को मिलता है। भारत में ये दोनों तरह की आपको इकोनॉमी मिलेगी, समाजवादी भी मिलेगी और आपकी क्या है, मिश्रित इकोनॉमी भी, वो पूंजीवादी इकोनॉमी भी आपको मिलेगी। तो ये दोनों का मिक्स रूप, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये भारत में मिलता है। भारत अपनी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र भी हैं भारत के, और पूंजीवादी आपकी इंडस्ट्री भी हैं भारत में। और पूंजीवादी इंडस्ट्री के लिए भारत रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, इंडस्ट्री से संबंधित आपके रूल्स बनाता है। पूंजीवादी जो कंपनीज हैं उनके लिए आपके क्या है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है। तो ये क्या है, एक मिश्रित आपकी क्या है, अर्थव्यवस्था आपकी
होती है। ये भारत की अर्थव्यवस्था आपकी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पे मैंने इनको क्या है एकदम मतलब क्या है सिंप्लीफाई करके लाया हूँ। जैसे कि देखिए, ये आपकी समाजवादी, पूंजीवादी और आपकी क्या है मिश्रित। इनमें मैंने क्या है कंट्रोल किसका है यहाँ पे, पब्लिक सेक्टर का, यानी कि समाजवादी में क्या है सरकार का आपका क्या है कंट्रोल, और इनका मोटिव क्या है सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण। और यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या है कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है, और इनका जो मोटिव है वो क्या है अर्न प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाने का। और मिश्रित में आपका जो कंट्रोल है वो पब्लिक का भी है प्राइवेट का भी है, और इनका दोनों का मोटिव क्या है सोशल वेलफेयर और अर्न प्रॉफिट, दोनों ही इसमें मिश्रित में आ जाते हैं। तो ये इनका क्या है मतलब ये आप अगर इतना आप देख लेते हैं तब भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ इनका क्या उद्देश्य होता है। अब आगे देखते हैं क्या है विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था आपकी देखते हैं बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे आपकी अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की हैं, एक तो आपकी विकसित है, एक आपकी क्या है विकासशील है। अब विकसित जो इकोनॉमी होती है ना उसके क्या क्या आपके क्या है की पॉइंट रहते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ आपको हाई चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए विकसित इकोनॉमी जिसको डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, इसको डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। मतलब अभी विकास की गति में है ये, यानी विकासशील है और ये विकसित हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है। जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे हाई आपकी क्या होती है पर कैपिटा इनकम होती है, जीडीपी का उच्च स्तर होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, उच्च जीवन स्तर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, लिविंग होता है, उच्च शिक्षा स्तर होता है और उच्च जीवन प्रत्याशा भी होती है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है और आपकी क्या होती है उच्च आधारभूत संरचना भी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे होती हैं, सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट लेवल पे होती हैं। जीडीपी बहुत गजब होगी वहाँ की, तकनीकी विकास इतना शानदार होगा, जीवन स्तर लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत शानदार होगा, शिक्षा बहुत हाई लेवल की होगी उनकी, जीवन प्रत्याशा बहुत अच्छी होती है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा, अभी आगे की क्लासों में इसके बारे में है। तो उच्च आधारभूत संरचना मतलब जो जैसे कि बिजली है, आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो आपकी अवसंरचनात्मक विकास हैं, स्कूल कॉलेज हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे होते हैं। जबकि विकासशील में क्या होते हैं इनकी क्या है ये इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी का निम्न स्तर होता है और निम्न जीवन स्तर, निम्न तकनीकी विकास, शिक्षा का स्तर निम्न, जीवन प्रत्याशा भी निम्न होती है, निम्न आधारभूत संरचना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये किस में होती हैं आपकी विकासशील में होती हैं। और ये क्या है इसकी ओर अपने क्या होती हैं अग्रसर होती हैं। मतलब ये निम्न तो होती है लेकिन ये विकास की तरफ क्या होती हैं अग्रसर होती हैं, विकास करने की प्रक्रिया में होती हैं। मतलब निम्न व्यक्ति आए हैं लेकिन ये अपने बढ़ाने की कोशिश में हैं, ये सबको डेवलपिंग करने की कोशिश में होती हैं, आधारभूत संरचना का विकास कर रहे होते हैं ये लोग, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। ये क्या होते हैं मतलब विकासशील होते हैं, कर रहे होते हैं अपना काम, जबकि ये इन चीज़ों को अचीव कर चुके होते हैं। और इनके उदाहरण क्या है जैसे कि आपका यूएसए है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ये आपके क्या हैं डेवलप्ड कंट्री हैं। ये आपकी क्या है भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, ये आपकी क्या हैं ये आपकी डेवलपिंग कंट्री होती हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के आपके क्या होते हैं प्रकार होते हैं। अब देखिए आगे विदेशी संबंधों के आधार पे क्या है, विदेशी संबंधों के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, विदेशी संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था आपकी एक आपकी होती है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी आपकी क्या होती है बंद अर्थव्यवस्था। तो ये आप दोनों याद रखना, खुली और आपकी बंद, यानी कि क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी। जो आपकी ओपन इकोनॉमी होती है देशों के बीच आयात और निर्यात का अपना क्या करती है, इनके बीच आयात और निर्यात होता रहता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपका चलता है जो खुली अर्थव्यवस्था होती है। और ये लगभग आपके देश के लगभग आपके सभी देशों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपकी बंद अर्थव्यवस्था है इसमें आयात निर्यात नहीं होता है। आयात और निर्यात क्या होता है, नो इम्पोर्ट और नो एक्सपोर्ट आपका होता है, नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका इनका चलता है। और ये आपका क्या है उत्तर कोरिया एक ऐसा मतलब वो है जिसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो किसी से आपका क्या है, हालांकि अब ऐसा नहीं देखने को मिलता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है तो यही रहता है। तो ज़्यादातर ये वाली जो अर्थव्यवस्था है ये लोग देशों में नहीं मिलती है देखने को, और ये आपकी हर देश में मिलेगी, सब में आपको मिलेगी। जैसे कि इंडिया का
चाइना से आपका क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का सिंगापुर से है, इंडिया का अमेरिका से है, इंडिया का रसिया से, इंडिया का जापान से, फ्रांस से, सबसे आपका क्या है ये लेन देन होता रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। तो विदेशी संबंधों के आधार पर खुली और बंद अर्थव्यवस्था होती हैं। खुली का मतलब क्या है, जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक से दूसरे देश में होता रहता है, मतलब उन दोनों के बीच में क्या है खुली अर्थव्यवस्था चल रही है। और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि वो किसी से भी अपनी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ को है वो उसमें क्या है काम नहीं करना चाहती है, किसी के साथ भी अपने आर्थिक जो क्रियाकलाप है नहीं करना चाहती, सिर्फ अपने देश में अपनी अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहती है। तो ये आपकी क्या होती है, विदेशी संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था होती है। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें समझी। क्या समझी हमने आज की क्लास में? हमने ये सारी चीज़ें आपकी समझी। आपको मतलब मेरे से जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई हैं तो चैनल पे क्या है, चैनल पे अगर आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे, क्या बोलता हूँ, इसकी क्लास वाली पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और ये हमारा महान सर के नाम से टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। और आपको बताता हूँ कि ये क्लासें हमारी कंप्लीट है, इनको आप ज़रूर देखिए जाके। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देखिए जाके और इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये क्लासें आपकी कंप्लीट हैं सारी की सारी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।